नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत कमलेश्वर जी द्वारा रचित पाठ जॉर्ज पंचम की नाक पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार से। कमलेश्वर जी द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक स्वाभिमान शून्य भारतीयों पर लिखी गई व्यंग्य प्रधान कहानी है। प्रस्तुत कहानी में तत्कालीन भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। हम अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं और इसीलिए रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर अतीत में उनके हाथों हुए अपने अपमान को नज़रअंदाज कर हम उनके सम्मान की चिंता में भारतीय महापुरुषों शहीदों के संघर्षों को पूरी तरह भुला बैठे हैं। संपूर्ण सरकारी तंत्र अपने सभी कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी में इस तरह जुट जाता है कि जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक तक काटने के लिए तत्पर दिखाई देता है। इस कहानी में सरकारी कार्यप्रणाली पर भी व्यंग्य किया गया है। सरकारी अफसर अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और अंत में गाज गिरती है क्लर्क या आम कर्मचारी पर। वह भी मौके पर क्षमा मांगकर सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज अखबारों में छपती थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन सा सूट पहनेंगी, इसे लेकर उनका दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी सुरक्षा आदि की दृष्टि से पूरा दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफर आदि की फौज भी पूरी तरह तैयार की जा चुकी थी। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप रही थीं। राजधानी में तहलका मचा हुआ था और देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। परंतु अचानक एक परेशानी सामने आई। इंडिया गेट के ठीक सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की लाट की नाक यकायक गायब हो गई। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इस मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर यदि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक न दिखी तो यह अपनी नाक कटने जैसा होगा। चिंता बढ़ी, मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक तो लग जाएगी, पर पहले मुझे यह बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। किसी को भी इस विषय में कुछ पता न था। आखिर पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। अब मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगा लूँगा और पत्थर खोजकर नाक बना दूंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। मूर्तिकार एक एक कर पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया, परंतु उपयुक्त पत्थर ना मिला। सभापति तैश में आकर बोले, लानत है, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन, तो फिर यहाँ यह पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तब मूर्तिकार ने बात अखबार वालों तक न पहुँचाने की शर्त पर कहा कि अपने देश के नेताओं की मूर्ति पर से जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उतार ली जाए। यह सुनकर सभापति ने धीमे से होशियारी से ऐसा कर लेने की स्वीकृति दे दी। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल गया। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलते हुए उसने पूरब से लेकर दक्षिण तक, यहाँ तक कि शहीद बच्चों की मूर्तियों तक की नाकों को भी जांचा परखा, परंतु सभी नाकें जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी निकलीं। राजधानी में रानी के स्वागत की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया।
बस नाक ही नहीं थी, सरकारी अफसरों में खलबली मची हुई थी। अब मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। उसने कहा 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। सभी हतप्रभ थे। मूर्तिकार ने फिर कहा, नाक चुनना मेरा काम है, सिर्फ आपकी इजाज़त चाहिए। उसे इजाज़त दे दी गई। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई और आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाई गई उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई। अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर की। प्रश्न 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? अथवा जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर दिखाई देने वाली चिंता और बदहवासी उनकी गुलाम मानसिकता की परिचायक है। सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाना सरकारी तंत्र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता का परिचायक है। प्रश्न 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी की पोशाक के विषय में दर्जी को कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे, इसलिए वह परेशान था कि रानी पाक, भारत और नेपाल के शाही दौरे के दौरान कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी जो उनकी आन बान और शान के साथ साथ विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। उसकी परेशानी निसंदेह उचित ही थी, क्योंकि इस दौरे पर रानी की वेशभूषा की प्रशंसा और प्रसिद्धि में ही उसकी ख्याति भी छिपी हुई थी। प्रश्न 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली की कायापलट होने लगी। नई दिल्ली की कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के स्वागत हेतु नई दिल्ली की कायापलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। जगह जगह पर लगे कूड़े करकट के ढेरों को उठवाने के प्रयास किए गए होंगे। सरकारी भवनों की साफ सफाई और रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। रानी के मार्ग में आने वाली झोंपड़ी झुग्गी बस्तियों को स्थानांतरित किया गया होगा। सड़कों को साफ सुथरा कर तोरण द्वार सजाए गए होंगे। प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं के झुंड हाथ में पुष्पहार और पुष्पगुच्छ लिए खड़े होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होगी। सरकारी भवनों पर झंडे तथा ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन इत्यादि लगाए गए होंगे। प्रश्न 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर क, इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। हर देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा के अनुसार बदलता रहता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठों पर ही मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत ही स्थान मिलना चाहिए। इस तरह की पत्रकारिता यूं तो आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों के प्रति
जागरूक करती है, परंतु युवा पीढ़ी पर इसका बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे वे अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगते हैं। प्रश्न 5। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? उत्तर। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। सबसे पहले उसने फाइलें ढूंढवाईं, जिससे मूर्ति के लिए प्रयुक्त पत्थर के स्थान का पता चल सके। फाइल न मिलने पर मूर्तिकार ने स्वयं उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ और पत्थर की खानों का दौरा किया। मूर्ति के समान पत्थर खोज पाने में असफल रहने पर वह देश के सभी प्रमुख नेताओं की मूर्तियां ढूंढने और नाक नापने के लिए हर प्रांत, हर शहर में गया। उसने बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की भी नाक नापी। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया गया और अंततः वह अपने प्रयास में सफल हुआ। प्रश्न 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। उत्तर। ऐसी अन्य व्यंग्यात्मक घटनाएं जो वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। देश के हित चिंतकों की मीटिंग बुलाई गई। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता न चला। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। प्रश्न 7। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह बात पूरी रचना में किस तरह उभर कर सामने आई है? लिखिए। उत्तर। नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की परिचायक रही है। प्रतिष्ठा की प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग्य रचना का मूल विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्थाओं, मंत्रियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है और उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया है। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग, कोई संबंध नहीं था। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। उनका मान सम्मान किसी भी भारतीय नेता, स्वतंत्रता सेनानियों या बलिदानी बच्चों से अधिक नहीं था। परंतु रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की बजाय उनके स्वागत में जुट जाते हैं। जिस लाट की टूटी नाक की कल तक किसी को चिंता नहीं थी, आज सरकारी तंत्र और अन्य कर्मचारी बदहवासी में उसे पुनः लगाने के लिए हर तरह का जोड़ तोड़ करने में जुटे हुए थे। लाखों करोड़ों रुपए इस हेतु बर्बाद कर दिए गए, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर बैठा दी गई। यह पूरी तरह भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। प्रश्न 8। अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर।
अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता से छुपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया है, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। प्रश्न 9। जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? उत्तर। जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक यह संकेत करना चाहता है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र के सभी अफसर चिंतित हैं, उस जॉर्ज पंचम की नाक तो अपने देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी। हमारे महान नेताओं जैसे गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस आदि जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्माननीय थे। प्रश्न 10। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र होने पर संपन्न भी हो चुका था। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाया। अंग्रेजों का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था। आत्मसम्मान और स्वाभिमान का नितांत अभाव हो गया था। इसीलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी। प्रश्न 11। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार क्यों चुप थे? उत्तर। जिस दिन जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगी, उस दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि उस दिन भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न ही सम्मान अथवा मानपत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न ही कोई सार्वजनिक सभा हुई, जिसके पीछे संभवतः ग्लानि का भाव छुपा हुआ था। क्योंकि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगवाने के लिए जिंदा नाक के काट दिए जाने का कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। इसलिए उस खबर के दिन सभी अखबार खाली थे। एक कारण यह भी हो सकता है कि अखबार सरकार के कुकृत्य को उजागर करने में न तो रुचि लेता है, न ही साहस कर पाता है। यह भी हो सकता है कि जिंदा नाक लगाने का अखबार वालों ने इस तरह मौन विरोध किया हो। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए। सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।